लोग शाहरुख, सलमान और मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है क्योंकि हमारे साथ साथ अजय देवगन भी, अक्षय भी, ऋतिक भी इतने साथ चले। I think that he's one of the actors who has really he's been able to do all the genres of acting, and he's very inspiring. Aki, I think he's one of the most talented actors that we have. अक्षय कुमार, most trusted person. He's an industry by himself. बॉलीवुड में सिर्फ एसआरके और रणवीर सिंह इन दोनों ने ही 1000 करोड़ क्लब वाली दो फिल्में दी हैं, बट वही अक्षय कुमार ने एक भी 500 करोड़ वाली फिल्म अब तक नहीं दी। आमिर खान ने ऑलमोस्ट 5 ऑल टाइम ग्रॉसर फिल्में दी, बट अक्षय ने अपने पूरे करियर में एक भी ऑल टाइम ग्रॉसर फिल्म नहीं दी है। सलमान खान की बात करते हैं तो सलमान खान ने मल्टीपल ऐसी मूवीज दी हैं जिन्होंने 3 करोड़ से ज्यादा टिकट्स बेची। इवन सलमान की हम आपके हैं कौन ने 7 करोड़ टिकट्स बेची थी, वहीं अक्षय कुमार की आज तक एक भी फिल्म ने 3 करोड़ फुटफॉल जनरेट नहीं किए। अक्षय के जिस फिल्म में सबसे ज्यादा फुटफॉल जनरेट किए थे वो थी मोहरा, जिसके टोटल फुटफॉल 2 करोड़ प्लस थे। अब 500 करोड़ क्लब की बात कर ही रहे हैं तो बीवी लॉन्चर आमिर खान के पास ऐसी 4 फिल्म है, सलमान के पास 3, एसआरके के पास 2 और अक्षय कुमार के पास सिर्फ 1, वो भी तब जब हम 2.0 को कंसिडर करेंगे जिसमें अक्षय विलन बने थे। देखो इसमें कोई शक नहीं कि अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, एक्शन से लेकर रोमांस, कॉमेडी, पेट्रियोटिक फिल्में, बायोपिक्स, सोशल इश्यूज। अक्की खुद भी कहते हैं कि वो हर फिल्म के बाद खुद को डिसमेंटल करना चाहते हैं, मतलब एकदम कच्ची मिट्टी बनना चाहते हैं। मैंने हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं, मैं अपने आप को डिसमेंटल करना चाहता हूँ। एक बार अपने आप को खड़ा करके फिर तोड़ना चाहता हूँ, फिर नई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, रीडेवलपमेंट में देना चाहता हूँ अपनी बिल्डिंग, अपने आप को। सो इट्स कॉल्ड रीडेवलपमेंट विद माई ओन कैरेक्टर्स एंड माई ओन सेल्फ। लेकिन इस वीडियो को रिसर्च करते टाइम moneywood.in जो कि स्टार्स की सक्सेस रेशियो एंड नंबर ऑफ मूवीज बताता है, वहां मैं चेक कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही शॉकिंग डेटा दिखा। अक्षय कुमार का टोटल बॉक्स ऑफिस मुझे 8280 करोड़ दिखा, जो कि ऑब्वियसली तीनों खान एंड रणवीर सिंह से बहुत ज्यादा है। लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट ये था कि आमिर खान सिर्फ 11 फिल्मों से 5612 करोड़ का कलेक्शन देते हैं, सक्सेस रेशियो जाता है 82%। वहीं सलमान खान 26 फिल्मों से 6079 करोड़ ड्यू टू द रीसेंट फ्लॉप फिल्म्स, जिसकी वजह से उनका रेशियो ड्रॉप होकर 79% पे जाता है। एसआरके 18 फिल्मों से 5379 करोड़ का नंबर पोस्ट करते हैं और सक्सेस रेशियो जाता है 88%। वहीं अक्षय कुमार को 61 फिल्में करनी पड़ती है 8280 करोड़ का नंबर पोस्ट करने के लिए, मतलब बाकी स्टार्स से 3 टाइम्स ज्यादा फिल्में। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पिछले साल हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और बताया था कि अक्षय कुमार इज द ओनली एक्टर जिनकी टोटल फिल्मों का ग्रॉस 9000 करोड़ जाता है, बट इस 9000 करोड़ का नंबर पोस्ट करने के लिए उन्हें 130 फिल्में करनी पड़ी। तो मेरी इन सब बातों से तुम समझ चुके होगे कि आज का हमारा टॉपिक अक्षय कुमार के बारे में ही है। तो इस वीडियो में हम यही पता करने का ट्राई करेंगे कि क्यों अक्षय कुमार बाकी सुपरस्टार्स की तरह बिग ब्लॉकबस्टर नहीं दे पाते। और मेरे न्यूटन वाले माइंड में एक पेड़ के नीचे बैठ के जो विचार विमर्श ऊपर से नीचे टपका, उसके बाद मुझे 4 ऐसे रीजंस पता चले जिनकी वजह से अक्षय बिग ब्लॉकबस्टर नहीं दे पा रहे हैं और शायद आगे भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उन 4 रीजंस पे एक एक करके बात करते हैं। ओके, तो अक्षय के बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज ना दे पाने का जो पहला रीजन है वो है टू मच मूवीज करना। मतलब अक्की पाची जब से बॉलीवुड में आए थे तब से लेकर आज तक वो हर साल 3 से 4 फिल्में तो एटलीस्ट करते हैं। और तुम जान के शॉक्ड रह जाओगे कि अक्षय कुमार ने एक बार 1994 में टोटल 11 फिल्में करी थी। भाई एक साल में 11 फिल्में करोगे तो करियर के तो 12 बजेंगे ही। वैसे भी अक्षय कुमार ने खुद एडमिट किया था कि शुरुआत में वो बॉलीवुड में कोई स्टार बनने नहीं बल्कि सिर्फ पैसे कमाने आए थे। पहले जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो सिर्फ पैसा कमाने आया था, लेकिन उस 10 साल के बाद मैंने जब खुद की फिल्में देखी, जो 10 साल में फिल्में की हैं, मुझे खुद ही ऐसा मन करता था मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्शन रोल ही किया और मुझे कोई और कुछ लायक समझता भी नहीं था। वहीं एसआरके का एग्जांपल ले तो ये बंदे का माइंडसेट शुरू से ही बॉलीवुड में कुछ बहुत बड़ा करने का था। एंड आई नो कि बहुत लोग अब बोलेंगे कि अक्षय तो लॉकडाउन से पहले भी 4 फिल्में किया करते थे और उनकी सारी की सारी फिल्में हिट होती थी। तो भाई सारी फिल्में हिट होती थी, कोई बिग ब्लॉकबस्टर नहीं जाती थी। और टू मच मूवीज करने का एक्चुअली कितना फायदा और कितना नुकसान होता है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम 2 टाइप के स्टार्स को कंपेयर करेंगे। पहले वो जो टू मच मूवीज करते हैं, दूसरे वो जो लेस मूवीज करते हैं। तो जो टू मच मूवीज करते हैं उनमें हमारे अक्षय पाजी, साथ ही साथ गोविंदा जो कि एक टाइम पे 20-20 फिल्में साइन करके बैठे थे, इसलिए उनका करियर भी कहीं ना कहीं बैठ गया था। और अजय देवगन भी अक्की की तरह हर साल 4 फिल्में करते हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ टाइम से उनका करियर भी आईसीयू में है। और जो वर्किंग स्टाइल अक्षय फॉलो करते हैं वही सेम वर्किंग स्टाइल आयुष्मान और राजकुमार राव भी फॉलो करते हैं। और शुरू में ऐसा करने से उनकी साल में मल्टीपल फिल्में हिट हो जाती थी, बट अब हालत ये है कि इनकी अच्छी फिल्मों को भी कुत्ता नहीं देखने जाता। तो अब बात करते हैं उन एक्टर्स की जिन्होंने अपने करियर में लिमिटेड फिल्में की है। तो सबसे ज्यादा कम फिल्में करी है आमिर खान ने, और
आमिर ने ही सबसे ज्यादा 5 ऑल टाइम ग्रॉसर्स भी दिए हैं, जबकि अक्षय पाजी के करियर में एक भी ऑल टाइम ग्रॉसर्स नहीं है। आमिर खान के अलावा SRK, सलमान, ऋतिक, रणवीर, ये सब वो एक्टर्स हैं जो ज्यादातर साल में एक ही फिल्म करते हैं या कभी कभी 2 भी कर लेते हैं, और इनका जो करियर है वो बॉक्स ऑफिस वाइज अक्षय से काफी बेटर रहा है। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि जो एक्टर्स लिमिटेड एंड सेलेक्टिव फिल्में करते हैं वो ज्यादा बिग ब्लॉकबस्टर्स दे पाते हैं कंपेयर टू दोज एक्टर्स जो साल में 4 बार मुंह उठा के आ जाते हैं। अब देखो, अक्षय मल्टीपल मूवीज करने की वजह से बाकी स्टार्स की तरह बिग ब्लॉकबस्टर्स तो नहीं दे पाते, साथ ही साथ उनके एक साल में मल्टीपल मूवीज करने की वजह से इंडस्ट्री को पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का लॉस हुआ है। अब जहां अक्षय कुमार हर साल 4 फिल्में करते हैं, वहीं रणवीर ने पिछले 3 साल में ओनली एक प्रोजेक्ट किया है और वो है धुरंधर, और इसलिए धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 से कंबाइंड फिल्म इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का फायदा हुआ है। मतलब एक तरफ अक्की पाजी जो पिछले 4 साल में 16 फिल्में करके बस लॉस ही करवा रहे हैं, दूसरी साइड कल का आया नया लौंडा रणवीर सिंह जिसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर डेडिकेशन से काम किया और बॉलीवुड का मुस्तकबिल बदल दिया। और यही नहीं, एक बार अगर आप इंटरनेट की शक्तियों का सही इस्तेमाल करोगे और बाकी स्टार्स की अपकमिंग फिल्में चेक करोगे तो आपको 4 से 5 फिल्में मुश्किल से मुश्किल दिख जाएंगी। वहीं आज भी अगर आप अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों का एक बार नाम चेक करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी फिल्में दिखेंगी, जैसे गोलमाल 5, हैवान, स्त्री फ्रेंचाइज, वो एलियन वाली फिल्म समुख, फिर पोटेंशियल्स लाइक हेरा फेरी 3, राउडी राठौर 2, भागम भाग 2, आवारा पागल दीवाना 2, अक्की अजय के अनटाइटल प्रोजेक्ट, OMG 3 etc। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अक्षय धुरंधर जैसी अच्छी मूवीज नहीं बना सकते। एक्चुअली धुरंधर जैसी फिल्म बेबी सालों पहले बना के छोड़ चुके हैं, और अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी को तुम ध्यान से देखोगे तो बॉलीवुड में मोस्ट वर्सेटाइल फिल्मोग्राफी अक्षय कुमार की एंड मोस्ट नंबर ऑफ गुड मूवीज भी अक्षय कुमार ने ही बनाई। जहां बाकी एक्टर्स अपने पूरे करियर में गिनती से 8-10 मस्ट वॉच मूवीज बना पाते हैं, वही अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी में ऑलमोस्ट 70 ऐसी मूवीज है जो एक्सट्रीमली वेल मेड है। तो क्वेश्चन ये आता है कि SRK, सलमान, आमिर से बेटर मूवीज बनाने के बाद भी अक्षय उनकी तरह बिग ब्लॉकबस्टर क्यों नहीं दे पाते, और इस सवाल का जवाब तुमको मिलेगा हमारे सेकंड पॉइंट में। देखो, अक्षय कुमार सबसे अच्छी फिल्में बनाते हैं नो डाउट, बट एक अच्छी फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म को अच्छे से सेल करना 2 अलग चीजें होती है, और ये जो सेल करने वाला डिपार्टमेंट है इसमें अक्की बार मार खा जाते हैं। वहीं इस डिपार्टमेंट में SRK, आमिर, प्रभास, राजा मौली जैसे लोग बार बाजी मार लेते हैं। देखो, SRK, प्रभास, आमिर जैसे स्टार्स बिग ब्लॉकबस्टर्स इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो अच्छी फिल्में तो बनाते हैं, साथ ही साथ उस फिल्म की मार्केटिंग बहुत तगड़ी तरीके से करते हैं। जैसे कि SRK ने पठान जवान की मार्केटिंग 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी, प्रभास कल्कि की मार्केटिंग के लिए कॉमिक कॉन गए थे, राजा मौली ने वाराणसी के प्रमोशन के लिए 1 साल पहले ही बहुत क्रेजी इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया था। ऑन द अदर हैंड अक्षय कुमार की बात करें तो तुम मुझे अक्षय कुमार की एक फिल्म बताओ जिसकी मार्केटिंग अक्षय कुमार उस लेवल पे की हो जिस लेवल पे SRK करता है या फिर बाकी बिग सुपरस्टार्स करते हैं। तो अक्षय कुमार की ऐसी कोई फिल्म है ही नहीं। अक्षय अपनी मोस्टली फिल्मों को बहुत नॉर्मल प्रमोशन करते हैं। इवन अक्षय कुमार की जो बिग इवेंट मूवीज होती है लाइक पृथ्वीराज एंड बड़े मियां छोटे मियां, इन मूवीज की मार्केटिंग भी अक्षय कुमार बहुत चिंदी तरीके से करते हैं, और यही रीजन है कि क्यों अक्षय बिग ब्लॉकबस्टर्स नहीं दे पाते। अगर अक्षय को बिग ब्लॉकबस्टर देनी है तो उन्हें पहले एक अच्छी फिल्म बनानी होगी, फिर उसे अच्छे से सेल भी करना होगा। तो अब मैं तुमको बताता हूं कि कैसे एक अच्छा मार्केटिंग कैंपेन एक ठीक ठाक फिल्म को भी क्रेजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करवा सकता है, और अक्षय कुमार मार्केटिंग के मामले में SRK से क्या सीख सकते हैं। तो SRK की दिलवाले तुमको याद ही होगी, बहुत ही वाहियात फिल्म थी, बट स्टिल बाजीराव मस्तानी के साथ क्लैश में रिलीज होने के बावजूद, कुछ इंडियन स्टेट्स में बैन होने के बावजूद वो फिल्म वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 400 करोड़ का बिजनेस कर जाती है, और ये हुआ SRK की मार्केटिंग की वजह से। SRK ने दिलवाले को SRK और काजोल को एज अ पेयर कमबैक फिल्म की तरह मार्केट किया, एंड एवरीवन नोज कि SRK काजोल का इतने सालों बाद एक साथ आना कितनी बड़ी बात, और सिर्फ इसी रीजन से दिलवाले खराब होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर जाती है। अब देखो, सेम टैक्टिक अक्षय भूत बंगला के साथ यूज कर सकते थे। अक्की और प्रियदर्शन एक साथ काफी आइकॉनिक फिल्में दे चुके हैं, और अक्की और प्रियदर्शन की लास्ट फिल्म थी खट्टा मीठा जो कि 2010 में आई थी। तो सोचो कि इतना आइकॉनिक डायरेक्टर एक्टर डुओ ऑलमोस्ट 16 साल बाद वापस आ रहा है, बट स्टिल इस कॉम्बो के लिए कोई हाइप क्यों नहीं थी, क्योंकि अक्की ने मार्केटिंग ही नहीं की। अगर अक्षय कुमार इस फिल्म को अक्की प्रियदर्शन कॉम्बो की कमबैक फिल्म की तरह थोड़ा बिगर स्केल पे मार्केट करते तो जिस भूत बंगला ने सिर्फ 250 करोड़ का कलेक्शन किया वो शायद 400 करोड़ भी कमा जाती। हाँ, एक बात है कि वेलकम टू द जंगल की जिस लेवल पे एग्रेसिव मार्केटिंग हुई वो नेक्स्ट लेवल थी। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि अक्षय अगर मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट को सीरियसली लेने लगे तो भी वो बिग ब्लॉकबस्टर्स नहीं दे पाएंगे, और उसके पीछे का रीजन है अक्षय कैसे मूवीज को सेलेक्ट करते हैं और प्लान करते हैं। तो अक्षय का मूवी सेलेक्ट करने का तरीका इतना बचकाना और इतना अनप्रोफेशनल है कि तुम अगर अक्की के फैन हो तो तुम भी कहोगे ओ चूना लगा दी। देखो,
अक्षय कुमार मूवीज को कैसे प्लान करते हैं उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि बाकी सुपरस्टार्स मूवीज को कैसे सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने अपने करियर में दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। जैसे कि एसआरके और आमिर। तो अगर एसआरके की बात करें तो देखो एसआरके के रेड चिलीज नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस है, इसलिए एसआरके को अच्छी मूवीज के लिए दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बल्कि एसआरके अच्छे से अच्छे डायरेक्टर्स को हायर करते हैं और अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर फिल्म बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सिंघम रिलीज के बाद एसआरके ने देखा कि रोहित शेट्टी में एज ए डायरेक्टर पोटेंशियल है, तो उन्होंने सीधा रोहित शेट्टी को हायर करा और उनको कहा कि तुम मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर मेरे लिए एक बड़ी फिल्म बनाओ। फिर क्या था, उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस बनाई जो कि ब्लॉकबस्टर हुई। इसके अलावा एसआरके का जब डाउनफॉल चल रहा था तो एसआरके ने सोचा कि इस टाइम पे बस एक राजू हिरानी ही है जो उनके लिए एक तगड़ी कमबैक प्लान कर सकते। फिर क्या था, एसआरके ने राजू हिरानी को हायर करा और फिर राजू हिरानी ने पहली बार विनोद चोपड़ा के प्रोडक्शन के साथ काम ना करके रेड चिलीज के अंडर काम करा। और बिल्कुल ऐसे ही आमिर भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर फिल्में बनाते हैं। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि एसआरके को अगर बिग ब्लॉकबस्टर देनी है तो वो कोई बिग डायरेक्टर को हायर करेंगे और फिल्म बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड अक्षय कुमार अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्लीटली दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफर्स पे डिपेंड करते हैं। और अब यहाँ पे एक और चीज आती है और वो ये है कि जो बाकी स्टार्स है लाइक एसआरके, आमिर, ऋतिक, रणवीर, ये सब अपनी मूवीज के क्रिएटिव प्रोसेस में बहुत ही इन्वॉल्व है। बट अक्षय कुमार एक तो हर नल्ले डायरेक्टर की फिल्म साइन कर लेते हैं, वो भी खुद से स्क्रिप्ट भी पढ़े बिना। मतलब अक्षय को डायरेक्टर ही नैरेशन देता है, अक्षय खुद से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि अक्षय कुमार शूटिंग के दौरान डायलॉग्स बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेते हैं। और अक्षय कुमार के इस बिहेवियर से हमें यही पता लगता है कि अक्षय कुमार अपनी मूवीज को कितना कैजुअली ट्रीट करते हैं। Now, this is a very hilarious example, okay? Basically what happens is this guy is talking to him, but now he has to read out of the teleprompter. But problem ये होता है कि this guy comes in way of him reading out the teleprompter, तो now he has to look past him. तो वो झुक के देख रहा है। Now he's literally not even looking into the eye. He's just reading out of the teleprompters which is placed here. और जहां लोग अपनी मूवीज के लिए वेट गेन लूज करते हैं, अपने लुक्स पे काम करते हैं, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस तक चेंज करते हैं, बट अक्षय ना कैरेक्टर के लिए वेट गेन करते हैं ना लूज करते हैं। कैरेक्टर में घुसने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते भी नहीं, बस दो ही लुक में अपनी मेजॉरिटी फिल्में करते हैं, एक क्लीन शेवन लुक और दूसरा मूंछ एंड बियर्ड वाला लुक। और बहुत बात तो उनकी मूंछ भी नकली होती है। तो अगर अक्षय इतने कैजुअली मूवीज को ट्रीट करते रहेंगे तो इस जन्म में तो वो 1000 करोड़ क्लब वाली फिल्म या फिर 3 करोड़ फुटफॉल वाली फिल्म नहीं दे पाएंगे। बट अगर मैं तुमसे कहूं कि अक्षय ने फुल डेडिकेशन के साथ बिग इवेंट मूवीज भी बनाई है जिनकी मार्केटिंग भी अच्छी हुई, बट उनकी किस्मत ही इतनी खराब थी कि उनकी इन मूवीज को सक्सेस नहीं मिल पाई। तो बॉलीवुड में जितना हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है उतना ही लक भी इंपॉर्टेंट है, बट अक्षय को लक का सपोर्ट कभी मिला ही नहीं। और अक्षय को एक अनलकी स्टार मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए उस पर बात करते हैं। अक्षय कुमार भी आउटसाइडर है, एसआरके भी आउटसाइडर है, लेकिन एसआरके की किस्मत अच्छी है। उनको इंडस्ट्री में आते ही वाईआरएफएन धर्मा का सपोर्ट मिलता है। वाईआरएफएन धर्मा अपनी हर फिल्म में सिर्फ एसआरके को कास्ट करते हैं। उस टाइम पे राजश्री भी एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है और राजश्री वाले अपनी हर बड़ी फिल्म में सलमान को लेते हैं। ऋतिक के सर पे उनके फादर राकेश रोशन का हाथ होता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी स्टार्स की किस्मत इतनी अच्छी थी कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों में एसआरके, सलमान, ऋतिक को लेते। बट ऑन द अदर हैंड अक्षय कुमार को बहुत टाइम तक ना कोई बिग प्रोड्यूसर का साथ मिलता है, ना ही कोई बिग डायरेक्टर। देखो अक्षय को बिग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ भले ही ना मिला हो, बट 90s में उन्होंने अपने दम पे काफी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में बनाई और उनमें बहुत वाइल्ड स्टंट भी किए। और वो स्टंट इतने रिस्की थे कि टॉम क्रूज बच्चा लगने लगता है। इसी वजह से सोहेल खान ने एक बार एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि बॉलीवुड छोड़ो, हॉलीवुड का एक्टर भी वो करके दिखा दे जो अक्षय कुमार करता है तो मानो। आपने हॉलीवुड और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखा? आप तो दोनों देख के आई हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बजट्स का फर्क है। यहाँ भी हम उतने ही हार्ड वर्किंग है, पर हमारे देश में जो अपनापन है वो नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या एक चैलेंज है, चल वहां का सबसे टॉप एक्टर ले ले और हमारा अक्षय कुमार ले ले और उसको बोल जो अक्षय करता है वो करने के लिए। बट देखो 90s का वो एक ऐसा दौर था जब ओनली रोम कॉम और फैमिली एंटरटेनर फिल्में चलती थी। एक्शन फिल्मों कोई खास वैल्यू नहीं थी, जिसकी वजह से अक्षय को उन एक्शन फिल्मों के कुछ खास फायदे नहीं होते। बट फिर सालों बाद अक्षय करियर में एक ऐसा टाइम आता है जब वो सलमान, एसआरके, आमिर इन सब के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते थे, बट लक ने उनका साथ यहाँ भी नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 की, जब अक्षय हर साल 4 फिल्में हिट देते थे। और फिर अक्षय कुमार 2020 में सूर्यवंशी रिलीज करने वाले थे। इस फिल्म की हाइप भी बहुत
तगड़ी थी। अक्षय कुमार एंड रोहित शेट्टी इस फिल्म को काफी अच्छे से मार्केट भी कर चुके थे। जैसे टॉम क्रूज अपनी फिल्मों का एक्शन सीन्स के बिहाइंड द सीन फुटेज दिखाता है और फिल्मों को हाइप करता है, सेम चीज सूर्यवंशी के साथ हुई थी और एक्शन सीन्स की मेकिंग वीडियोस पहले ही रिवील कर दिए गए थे। और अक्षय ने कैसे हेलीकॉप्टर सीन्स बिना बॉडी डबल के किया था, इस चीज को भी काफी हाइप मिली थी। तो सब कुछ सेट था और सबको लग रहा था कि सूर्यवंशी बॉलीवुड की फर्स्ट 500 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म बनेगी। लेकिन तभी लॉकडाउन लग जाता है और अक्षय की खराब किस्मत की वजह से एक बार फिर वो बिग ब्लॉकबस्टर देने से चूक जाते हैं। और जब ये फिल्म लॉकडाउन के बाद 50% ऑक्यूपेंसी में रिलीज होती है तो ओनली 200 करोड़ नेट का कलेक्शन कर पाती है। जस्ट आप इमेजिन करो कि 50% ऑक्यूपेंसी में अगर ये फिल्म इतना कर पाई थी तो डेफिनेटली 100% ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म इजीली 500 करोड़ कर ही जाती और पठान की जगह बॉलीवुड की पहली 500 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म होती। तो बच्चों, अक्षय कुमार की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी सिर्फ हार्डवर्क इनफ नहीं होता, हार्डवर्क के साथ साथ किस्मत भी जरूरी होती है। और नंदू, किस्मत की बड़ी बुरी बात है कि ये साली कभी भी पलट जाती है और ये किस्मत वाली बात से अक्षय कुमार आज भी एग्री करते हैं। हार्डवर्क जो है ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन लक का भी होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही टाइम पे आप सही जगह पे और सही लोग से मिल जाएं तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अक्षय कुमार की किस्मत पलटेगी या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चले? तो भैया, वेलकम टू द जंगल देखकर तो यही लग रहा है कि अक्षय कुमार नहीं सुधरने वाले। वो ऐसे ही जल्दबाजी में कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो ऐसे ही फिल्में बनाते रहेंगे और फ्लॉप भी देते रहेंगे। बाकी रिसेंटली न्यूज आई थी कि अक्षय कुमार एक साइंस फिक्शन फिल्म समूह करने वाले हैं। अब अक्षय इस फिल्म को बिग स्केल पर पूरी डेडिकेशन से बनाते हैं तो शायद कुछ हो सकता है, वरना फिल्म इंडस्ट्री में लोग उनके फेलियर के मजे तो हमेशा लेते ही रहते हैं। People love seeing it when 3, 4, 5 films doesn't work. People love seeing it. What does that mean? People love seeing it. क्या मैं People in the industry. Yeah. हाँ. That I have seen it myself. मतलब people are happy कि अक्षय के पिक्चर, ये पिक्चर नहीं, इनका नहीं पिक्चर चला, the other people are happy. बट पास्ट में अक्षय ने अपने हर बड़े प्रोजेक्ट्स को हिंदी फिल्मों की तरह ट्रीट किया है, तो मुझे समूह से भी कोई बहुत हाइप नहीं है। बाकी आपका अक्षय कुमार को लेके क्या ओपिनियन है? क्या वो कभी एक बड़ी बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म दे पाएंगे या फिर वो हर साल ऐसे ही 4 फिल्में करते रहेंगे जिसमें ठीक ठाक हिट फिर से फ्लॉप का चरखा चलते रहेगा? खैर, अगर ऐसी केस स्टडीज पसंद आती है तो लैडर फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। और ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, जिससे इसकी रीच और भी लोगों तक पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।